नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विकी सर पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के 20 ऐसे सवाल देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हर सवाल को हम सरल भाषा में और पूरी डिटेल के साथ समझेंगे ताकि आपको दोबारा रटने की जरूरत न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्ग या किले किले के प्राचीन अवशेष किस ताम्र पाषाण युग स्थल से मिले हैं? किले के प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, बालाथल से, आहड़ से, गणेश्वर से। तो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं ताम्र पाषाण युग के अवशेष। ठीक है, अगर सीधा दुर्ग पूछे तो उत्तर कालीबंगा होगा, है ना। और अगर आगे यानी कि ताम्र पाषाण युगीन नाम जुड़ जाए, ताम्र पाषाण युगीन नाम जुड़ जाए तो उत्तर बालाथल होगा। फिर अगर सीधा पूछे ना कि दुर्ग के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो कालीबंगा होगा। और फिर ताम्र पाषाण युग जुड़ जाए तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बालाथल। तो यहाँ पर ताम्र पाषाण युग जुड़ गया तो इसका आंसर होगा बालाथल। ठीक है, कालीबंगा नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन, मध्य पाषाणकालीन। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो ये प्राप्त हुए हैं प्राक हड़प्पा से। प्राक हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के प्रमाण। ठीक है, कालीबंगा से, प्राक हड़प्पा में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के प्रमाण, जहां से एक साथ दो फसल के प्रमाण मिले हैं। दो फसल बोई जाती थी कालीबंगा में एक साथ। ठीक है, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देखिए। बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव रतन सिंह ने, बरसिंगाड़ा ने, और राव देवानी या शत्रुसाल ने। तो किसने करवाया था बूंदी के तारागढ़ का निर्माण? बरसिंगाड़ा जी ने। ठीक है, बरसिंगाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ पर इस दुर्गों के बारे में, बूंदी के दुर्गों के बारे में कहा है कि इन्हें भूतों और प्रेतों ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चीनी यात्री युआन चुआंग हेवेनसोंग ने पोली ए तालो के रूप में किस स्थान को पहचाना है? यानी कि पोली ए तालो के नाम से किस स्थान को पहचाना है इन्होंने? पोली ए तालो के नाम से जानते थे ये। इनको किसको जानते थे? भीनमाल को, बेराट या विराटनगर को, बेराट को, नगरी को, या बागोर को। तो पोली ए तालो के नाम से किसे जानते हैं? तो पोली ए तालो के नाम से जानते हैं अपन बेराट को। ठीक है, बेराट को। और अगर पीलो मोलो पूछा जाए, क्या? पीलो मोलो पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा भीनमाल। पीलो मोलो में हो जाएगा भीनमाल। ठीक है, और पोली ए तालो पूछा जाए तो इसमें आएगा बेराट। ठीक है, हेवेनसोंग ने पोली ए तालो तो कहा बेराट को, और पीलो मोलो कहा किसको कहा है? भीनमाल को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में सर्वप्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी के साक्ष्य? तो ये मिले हैं, ऑप्शन देखिए पहले, डड्डी का अलवर से, गरगड़ा बूंदी से, नमाना बूंदी से, बेराट से। तो क्या होगा इसका आंसर? गरगड़ा से। ठीक है, गरगड़ा से मिले हैं चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गरगड़ा से। ठीक है, और यह बूंदी में छाजा नदी के किनारे पर है। गरगड़ा कहाँ पर है? बूंदी में है और छाजा नदी के किनारे है। ठीक है, यहीं से चट्टान पर पक्षी के चित्र मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम मत किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम कुर्क ने, V.M. स्मिथ ने, और भंडारकर ने। तो किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम मत राजपूतों की उत्पत्ति यानी विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने दिया था?
कर्नल जेम्स टोल ने दिया था कि इन्होंने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, यानी विदेश की संतान है राजपूत। तो ये सर्वप्रथम कहा था कर्नल जेम्स टोल ने, ठीक है। और स्मिथ और कुर्क ने भी यही कहा था, यही मानते थे वो भी, लेकिन इनसे पहले कर्नल जेम्स टोल ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेखावाटी के किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले भरतपुर के व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे वो? शेखावाटी में किसानों को आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किसने किया था भरतपुर में? ठाकुर देशराज ने, गोकुल जी वर्मा ने, कुम्हाराम आर्य ने, जुगल किशोर ने। तो किसने किया था? रघुनाथ ने। अरे रघुनाथ जी कहाँ से आ गए यहाँ पर? तो ठाकुर देशराज ने किया था, ठीक है। ठाकुर देशराज ने किया था इनको प्रेरित, ठीक है। और ठाकुर देशराज ने 1931 में जाट महासभा भी बुलाई थी। 1931 में ठाकुर देशराज ने जाट महासभा बुलाई थी। और इनकी पत्नी उत्तमा देवी का नाम भी याद रखना, जिन्होंने कटराथल सम्मेलन में भाषण दिया था, ठीक है। ठाकुर देशराज की पत्नी थी उत्तमा देवी। उत्तमा देवी जी ने कटराथल में एक सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें भाषण दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, पंडित जीवाधर, रघुनाथ, सदाशिव। तो कौन थे? तो रघुनाथ थे। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रघुनाथ, ठीक है। और रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति लिखी थी। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और अगला प्रश्न देखिए। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किस आंदोलन से? मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोली आंदोलन से, एक आंदोलन से, बेंगो आंदोलन से, या मीणा आंदोलन से? तो किस आंदोलन से था? एक ही आंदोलन से, ठीक है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध था एक ही आंदोलन से, ठीक है। और इसे मोतीलाल तेजावत ने 1921 में मातरकुंडिया से शुरू किया था, ठीक है। और शुरू करने का कारण क्या था? किसानों को लगान से मुक्ति दिलाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 1913 में दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चूंटियां किसे लिखे थे? ऑप्शन देखिए। महाराणा सज्जन सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह को, महाराणा राज सिंह को। तो किसे लिखे थे चेतावनी चूंटियां? तो चेतावनी चूंटियां लिखे थे महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो इन्होंने केसरी सिंह भारत जी ने चेतावनी चूंटियां लिखे, ठीक है। और कितनी चेतावनी चूंटियां लिखे थे? तो इसमें कितने शोर थे? 13 शोर थे इसमें, ठीक है। 13 शोर थे लिखकर भेजे थे केसरी सिंह भारत ने, ठीक है। जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जाग गया, महाराणा फतेह सिंह जी का स्वाभिमान जाग गया, तो फिर वह दिल्ली में नहीं गए, दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा 1907 की स्थापना किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी 1907 में? मास्टर भोलेनाथ ने, स्वामी गोपाल दास ने, हीरालाल शास्त्री ने, जयनारायण व्यास ने। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने, ठीक है। स्वामी गोपाल दास ने 1907 में की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। और इन्होंने चूरू में कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की भी शुरुआत की थी। स्वामी गोपाल दास ने ही चूरू में कबीर और पुत्री पाठशाला की भी शुरुआत की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? उदयवान सिंह जो धौलपुर के थे, शार्दुल सिंह बीकानेर, हनुमंत सिंह जोधपुर, या लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो कौन थे ये? शार्दुल सिंह बीकानेर। शार्दुल सिंह ने भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे सर्वप्रथम, ठीक है। और धौलपुर के उदयवान सिंह ने सबसे अंत में किए थे, ठीक है। उदयवान सिंह धौलपुर के थे, इन्होंने तो अंत में किए थे, सबसे अंत में किए थे धौलपुर के उदयवान सिंह ने। और शुरुआत में शार्दुल सिंह बीकानेर वाले ने किए थे हस्ताक्षर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गोविंद गुरु का जन्म किस जिले और किस परिवार में होता? गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में और किस परिवार में होता?
तो देखिए डूंगरपुर के बंजारा परिवार में, बांसवाड़ा के भील परिवार में, सिरोही के ग्रासिया परिवार में, उदयपुर के मीणा परिवार में। तो किस परिवार में हुआ था इनका जन्म? डूंगरपुर के बंजारा परिवार में। ठीक है, डूंगरपुर के बंजारा परिवार में गोविंद देव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और डूंगरपुर का कौन सा गांव था? बांसिया गांव था। बांसिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने संघ सभा की भी स्थापना की थी भीलों में जन जागृति के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रुकनुद्दीन शाहद्दीन और रशीद किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? रुकनुद्दीन शाहद्दीन और रशीद किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? जयपुर शैली के, बीकानेर शैली के, मेवाड़ शैली के, बूंदी शैली के। तो किस चित्र शैली के है ये? बीकानेर शैली के। बीकानेर शैली के चित्रकार है ये। ठीक है, इस शैली की खास बात क्या है कि जो ये पेंटिंग बनी होती है ना, ये बीकानेर शैली होती है ना, तो होती थी इसके नीचे अपना नाम और तारीख लिख देते थे ये चित्रकार। ठीक है, अपना नाम और तारीख लिखते थे। ये इस शैली की विशेषता है बीकानेर शैली की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 99 बुर्जों वाला किला जिसे सोनार किला भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो 99 बुर्जों वाला किला, सोनार किला कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में, गागरोन में, चित्तौड़गढ़ में। तो कहाँ पर है ये? जैसलमेर में। ठीक है, और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। ओके, 99 बुर्जों वाला किला है जैसलमेर, जैसलमेर में है ये। अगला प्रश्न देखिए, कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताइए, जमोरामगढ़, दौसा, आमेर, जयपुर। तो कौन सी थी कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी? तो प्रथम राजधानी हो जाएगी दौसा। जो कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी थी दौसा। इनकी 4 राजधानियां हुई हैं आज वर्तमान तक, 4 राजधानियां थी इनकी। कौन कौन सी थी? पहली थी दौसा, फिर उस दौसा के बाद में जमोरामगढ़, फिर आमेर और अंत में जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर में परोपकारी सभा परोपकारी सभा का गठन किसने किया था 1883 में? 1883 में परोपकारी सभा का गठन किसने किया था? उदयपुर में परोपकारी सभा का गठन किसने किया था 1883 में? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, राजा राम मोहन राय ने, गोविंद गुरु ने। तो परोपकारी सभा का गठन किसने किया था? तो इसमें हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारी सभा का गठन किया था। ठीक है, उदयपुर में, और इसका गठन कहाँ पर किया था? उदयपुर में। ठीक है, समाज सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, सूर्य देव को। तो कौन से देवता को समर्पित है ये? भगवान विष्णु को। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये। अगला प्रश्न देखिए, द अर्ली चौहान डायनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्ली चौहान डायनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर ओझा, GH ओझा, कर्नल टोड, गोपीनाथ शर्मा। तो कौन कौन हो जाएंगे? द अर्ली चौहान डायनेस्टिक पुस्तक के लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और ये आज का लास्ट आखिरी प्रश्न होने वाला है, शासक बनने से पहले कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन और महाराणा राज सिंह। तो कीका के नाम से कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जानते थे। और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों को कीका कहा जाता है, इसलिए बेल इन्हें प्यार से कीका के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है कि व्याख्या के साथ आपको याद भी हो गए होंगे, व्याख्या के साथ ही सब आपको याद हो गए होंगे। अब एक सवाल आपके लिए है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? कमेंट में बताना आपको इसका आंसर। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और GK विकिसर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।